तो चलिए शुरू करते हैं ऑडिट का चैप्टर 1 के साथ। ऑडिट का चैप्टर 1 तो रिवीजन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ऑडिट है क्या? ऑडिट क्या है इसके जाने बगैर ऑडिट पढ़ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ऑडिट है एग्जामाइन करना कुछ भी मतलब यहाँ पे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट उसका तो पहली बात उसका आता है कि उसका ऑडिट करते हैं। तो उसका डेफिनेशन पे जाते हैं पहले। ऑडिट क्या है? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। किसी एंटिटी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने वाला है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये किसका बात हो रहा है? एंटिटी का बात हो रहा है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. तो इसका जो ऑडिट का जो एग्जाम्पल है, तो उसको पहले हम लोग बताते हैं क्या है कि एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ऑडिट का डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन में क्या बोलना चाहता है उसका एनालिसिस भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फर्स्ट लाइन है, इसमें एक चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? आपने तो बताया था कि सिर्फ ऑडिट मतलब एक एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट हियर इम्प्लाइज दैट द judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him. तो इंडिपेंडेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई एक पर्सन अगर कुछ जजमेंट दे रहा है तो वो जजमेंट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड। मतलब कोई एक पर्सन जिसने ऑडिटर को एंगेज किया है, तो उसके हिसाब से आप ओपिनियन नहीं देंगे। आप जो ओपिनियन देने वाले हैं वो आप खुद चेक करके देंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब हो। इसके बाद है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या? बोल रहा है कि ऑडिट अप्लाइज टू वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब एनजीओज, ट्रस्ट, रिगार्डलेस ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। कोई भी एंटिटी का साइज मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें साइज नहीं है, ये वाला लीगल फॉर्म का बात है हो रहा है अभी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये मतलब सिर्फ ऑडिट अप्लाइज टू वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट, रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। द पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिट किस लिए करते हैं? ऐसे ही क्या? नहीं। इज द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट मिल रहा है उसके ऊपर आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑडिट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ा था पहले, ठीक है। ऑडिट का डेफिनेशन क्या है पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं।
An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ये ऑडिट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे एक वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट अप्लाइज हियर, इंडिपेंडेंट implies that judgment of a person is not, should not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him. Second, audit applies to various entities. डेफिनेशन में जो दिया हुआ है ना ऑफ एन एंटिटी, तो एंटिटी का फिर वो क्या है कि ऑडिट अप्लाइज टू वेरियस एंटिटीज रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। इसके बाद वो जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रहा था, इन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? अब अकाउंट्स में तो सब पढ़े होंगे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है। हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन refers to the information that expressed in financial terms. Historical financial information refers to the information expressed in financial terms of an entity about the economic condition, event or circumstances of a particular period of time. मतलब इट रिलेट्स टू, ये जो हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये रिलेट करता है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फिनेंशियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी अबाउट इट्स इकोनॉमिक इवेंट, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस ऑकरिंग इन पास्ट पीरियड। पास्ट पीरियड में जो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको फिनेंशियली एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रहा है। इसके बाद एक चीज़ आ रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, अच्छे से बोला जाए तो ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन including notes to the accounts। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, और intended to communicate entities economic resources or obligation at a point of time in accordance with applicable financial reporting framework। अब इसको पूरा बताया जाए कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फिनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स intended to communicate an entity's economic resources or obligation at a point of time in accordance with applicable financial reporting framework। तो ऑडिट का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो था वो था एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। दोनों पॉइंट हो गए। ऑडिट का डेफिनेशन के बाद जो पॉइंट पढ़ा एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, फर्स्ट we explain the word independence. Next, audit applies to various entities. Third, historical financial information. What is historical financial information? And fourth, what is financial statement? तो दोनों पॉइंट हो गया। अब जो आ रहा है टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। जैसे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
मैं इन एज के बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है उसमें प्रोसेस, प्रोसीड्यूर, किसको कैसे ट्रीट करना है, क्यों ऐसा ट्रीट करना है, ये सब कुछ दिया रहता है। ऑडिट में भी स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, एसे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसे बोला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। चैप्टर 1 में हम लोग को एक ही स्टैंडर्ड पढ़ने को मिलेगा, एसे 200, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, हर एक एसे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एसे 200। एसे 200 क्या है, उसका नाम कुछ तो होना चाहिए। एसे 200 बोलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये है वो एसे 200 का नाम, ठीक है। फिर से बोलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसे 200। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विथ एसे 200, इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ए फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर मैं एक फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहा हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, अब तब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना बोला, इन अकॉर्डेंस विद एसे 200, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion thereon, whether the financial statement in all material respect are prepared in accordance with applicable financial reporting framework। दो पॉइंट है, ठीक है। एसे 200 में ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव 2 पॉइंट में दिया हुआ है। फर्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, किसका? हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे किस चीज का? वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट को एज ए होल आर, whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement are prepared in all respect in accordance with applicable financial reporting framework. And the second one, to communicate, to report on the financial statement, my bad, to report on the financial statement and communicate as required by essays in accordance with auditor's findings। दोनों ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि ऑडिटर को पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, किस बारे में? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मेटल मिसस्टेटमेंट। अब मेटल मिसस्टेटमेंट किस लिए? वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement, whether it are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. Or second, to report on the financial statement and communicate as required by essays in accordance with auditor's finding। तो तीनों पॉइंट हो गया। ऑडिट का डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसे 200। अभी हम लोग ऑडिटर के जो ऑब्जेक्टिव था टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। ये जो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव तो रट्टा लगा लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक वर्ड तो समझना पड़ेगा। मेटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है?
मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहले मिसस्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं, फिर मेटेरियल मतलब वो जो मिसस्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पहले मिसस्टेटमेंट को हम लोग जानते हैं कि मिसस्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मिसस्टेटमेंट। ए डिफरेंस बिटवीन amount classification presentation and disclosure of a reported financial statement item and amount classification presentation and disclosure of the item to be required in accordance with applicable financial reporting framework। मतलब कि जो डिफरेंस है, ए डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ ए रिपोर्टेड फाइनेंशियल आइटम and the amount classification presentation and disclosure that is required for the item to be in accordance with applicable financial reporting framework। एक जो होना चाहिए था, जो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बना, जो मैनेजमेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, उसमें अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इसका जैसे भी रिपोर्टेड है, जिस वे में रिपोर्टेड है, और वही सेम चीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे रिपोर्ट करेगा। ये दोनों में जो डिफरेंस है, एक कंपनी ने किया है, रिपोर्ट किया है, और एक जो रिपोर्ट होना चाहिए था, that is required to be for the item, to be in accordance with financial reporting framework। ओके, यही है मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड। मिसस्टेटमेंट क्यों होगा? हो सकता है एरर हो या फिर फ्रॉड। द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, अब कौन सा फ्रॉड है, कौन सा एरर है, इसके लिए तो जानना पड़ेगा ना कि कैसे इसको डिफाइन करें कि ये फ्रॉड है कि एरर है। द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर इज whether the underlying action that result in misstatement in the financial statement, वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है जो डिफाइन करेगा कि ये फ्रॉड है और ये एरर है। whether the underlying action that the result in the misstatement of financial statement is intentional or unintentional। मतलब ये बोलना चाहता है कि द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन fraud and error, the distinguishing factor between fraud and error is whether the underlying action that result in the misstatement or the financial statement is intentional or unintentional। Fraud deals with intentional mistakes or misrepresentation, but on the other hand error relates to unintentional misrepresentation। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है मिसस्टेटमेंट का, जैसे कि चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चार्जिंग ऑफ एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ inappropriate accounting policies, selection and application of inappropriate accounting policies, दो हो गया। oversetting the value of receivables by not writing off irrecoverable debts, overstating or understating the value of inventories, difference in disclosure of financial statement, and it's required in accordance with applicable financial reporting framework। जो डेफिनेशन में था डिस्क्लोजर जो था ना,
एक शॉर्ट फॉर्म है अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसका जो डिस्क्लोजर का था, जो एक डिस्क्लोजर एक रिपोर्ट हुआ है और एक जो रिपोर्ट होना चाहिए था, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी, ओके, वही जो डिफरेंस है उसको मिसस्टेटमेंट माना जा सकता है। तो हम लोग अभी तक ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट पढ़ा। उसके बाद जो है व्हेन मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड, कौन सा एरर होगा कौन सा फ्रॉड होगा। फ्रॉड वाला इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, एरर वाला अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन ए मिसस्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। वही जो बोल रहा था कि एक जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे कि whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। financial statement क्या फ्री है मिसस्टेटमेंट से, या फिर material misstatement से क्या financial statement फ्री है। तो मिसस्टेटमेंट क्या है तो वो तो पता चल गया कि ये जो डिफरेंस होने वाला है, एक जो रिपोर्ट हुआ है और जो रिपोर्ट होने वाला था एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह ही एक चीज़ है, ठीक है, उसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो टॉपिक में ऐड होना चाहिए था। तो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दे सकता हूँ कि एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि ये इस चीज़ को मैं इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, वही। तो अब ये पढ़ना है कि व्हेन ए मिसस्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड एज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो misstatement including omission are considered to be material if they individually or in aggregate। misstatement including omission are considered to be material, okay। misstatement including omission are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the decision of intended user on the basis of the financial statement। चलिए कहाँ थे। When a misstatement will be considered as material, misstatement including omission will be considered as material misstatement if they individually or in aggregate could reasonably be expected to change the to influence, I should say influence instead of change, to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement। So if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of an user taken on the basis of financial statement। financial statement में ऐसा कुछ मिसस्टेटमेंट है जो इंटेंडेड यूजर कौन होता है, जो हम लोग हैं, जो हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका भी जिनको कोई भी डिसीजन हुआ, अगर उनको एक फॉल्स फिनेंशियल स्टेटमेंट मिल गया है, उसमें उसके बेसिस पे अगर वो लोग सोच रहे कि हाँ मुझे तो मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है अभी, तो उसके बेसिस पे वो लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कुछ डिसीजन लेंगे। या फिर कोई इन्वेस्टर अगर कुछ कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि हाँ इसका तो पी रेशियो सही है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, एवरीथिंग इज ओके, डेट इक्विटी रेशियो भी सही है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं
तो वही जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ तो। यही है कि यही सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन ए मिसस्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है अभी 2 वीडियो में। मैं अभी जो चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा थोड़ा करके। जिसके पास बुक है, नीरज सर का बुक मैं रेफर करूँगा क्योंकि मैं उनका क्लास देखा हूँ। उन पे मैं पूरा मैं जितना भी ऑडिट सीखा हूँ 1% शायद सीख चुका हूँ मैं उनसे। 1% ही सीख पाया हूँ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हाँ उन सर का लेक्चर देख सकते हो अगर रिवीजन करना है या फिर कैसे ऑडिट को समझना है, ऑडिट कैसे रट्टा लगाना है। ऑडिट एक सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। काम प्रैक्टिकल है लेकिन लिखना पड़ेगा एज पर आईसीआई सजेस्टेड आंसर। तो मैं जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा। किसी का अगर क्लासेस किसी के पास लेकर रखे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा ये वाला वीडियो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। एक जो टॉपिक मैं तब शॉर्ट में बताया था, एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बता देते हैं कि वो क्या है। एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हर जगह तो मैं सुन रहा था कि इस एक जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिपोर्टेड है और एक जो होने वाला था इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो है क्या? किस वो एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या? Applicable financial reporting framework means a framework that is adopted in the preparation and presentation of financial statement of entity. Applicable financial statement framework एक फ्रेमवर्क है जिसको एडॉप्ट किया जा रहा है किसके लिए? इन प्रिपरेशन and presentation of financial statement of any entity that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of the financial statement or that is required by law or regulation. एक छोटा सा definition है। Applicable financial reporting framework means applicable financial reporting framework means applicable financial reporting framework means a framework adopted in preparation and presentation of financial statement that is acceptable in view of the nature of the entity उसके हिसाब से मुझे adopt करना है and the objective of the financial statement or that is required as per law and regulation. Okay, एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन आपको सबको याद है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. Analysis of the definition में first independence, next audit applies to various entities, third historical financial information, fourth financial statement. नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 200 वो भी हो गया है। डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट कर लिया। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसका भी हो गया है। व्हेन वी विल कंसीडर a misstatement as material misstatement, उसका वो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो क्या है? एक फ्रेमवर्क एडॉप्टेड, वो एक फ्रेमवर्क है जो एडॉप्ट किया इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल द व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द financial statement and as required by law and regulation. Next, परवेजिव। परवेजिव के पहले मैं बताऊंगा कि परवेजिव वर्ड कहाँ से आ गया।
ऑडिट करने के बाद, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के बाद ऑडिटर को कुछ तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट मेटेरियल स्टेटमेंट के से फ्री है, जो कि ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। लिंक करना पड़ेगा एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को, एक एक ऑडिट। ये एक चीज़ ऐसा है कि चैप्टर 1 चैप्टर 5 के साथ भी रिलेटेड है, हर एक चीज़ में। मतलब ऑडिट में कुछ छोड़ने का चीज़ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। एक एक छोटा छोटा चीज़ जो एक ऑडिटर करता है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पढ़ के एक ये सब्जेक्ट, टैक्स, लॉ, ऑडिट, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, कि यार नहीं सीखा था ऑडिट क्या होता है, एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है क्या होता है। जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो क्या ऑडिट कर पाएगा, जिसको कंपनी लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है वो क्या ऑडिट करेगा। सिर्फ एग्जामिनेशन भी नहीं है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंट्री करके रखा है वो एज पर लॉ सही है कि नहीं है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो सही है कि नहीं है। ये भी एक टॉपिक है ऑडिट के साथ अदर सब्जेक्ट का, जो इंटर रिलेशन है, वो रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विथ अदर सब्जेक्ट, वो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले बताते हैं कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटर को कुछ ओपिनियन देना पड़ता है, ठीक है। अब ओपिनियन मैंने बोला तो ओपिनियन देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऐसे 200 में लिखा हुआ है। ऐसे 200 जो अभी पढ़ रहा था ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि इन conducting an audit of financial statement, the objective of auditor as per essay 200, overall objective of auditor, overall objective of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing are to obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement without due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement that are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। तो उसमें लिखा हुआ है कि ओपिनियन तो देना पड़ेगा, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओपिनियन क्या हो सकता है? ओपिनियन, अगर पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा, मतलब क्लीन ओपिनियन। ऑडिटर बोलेगा ये तो पूरा क्लीन है। ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है और मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। अनमोडिफाइड में एक ही है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट किया गया है इन फ्रंट ऑफ ऑडिटर, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब दे सकता है? अब मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है मतलब उसमें मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, ठीक है, या फिर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं कुछ। ऑडिट एविडेंस का तो चेकिंग करते करते कुछ भी मिला, वही ऑडिटर का एविडेंस हो गया, ऑडिट एविडेंस। तो एक चीज है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड ऑडिट एविडेंस तो ऑडिट करते करते जो कुछ मिल रहा है वही ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड फिनेंस एंड मेटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर। तो परवेजिवनेस चेक करेंगे। परवेजिवनेस क्या है कि वो कितना दूर तक वो मेटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब मेटेरियली मिसस्टेटेड मतलब कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है वो चीज़। तो अगर वो परवेजिव है तो परवेजिव है, उसके साथ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसके साथ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है। तो मतलब पहले चेक करेंगे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, मेटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर। तो ये जो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला मुझे, मैं इसका परवेजिव चेक करूंगा कि इतना कितना फैला हुआ है। अगर बहुत है
अगर ये परवेसिवनेस बहुत है तो मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा, अगर नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ये तो ऑडिट एविडेंस मिला था मुझे, और फिर उसमें मेटेरियल मिसस्टेटमेंट भी था, फिर परवेसिवनेस चेक किया। और अभी क्या होगा, एक और पॉइंट है, ऑडिटर auditors are not able to obtain ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस ही अगर नहीं मिलेगा तो मुझे उसका मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे पता चलेगा? तो ऑडिट एविडेंस मिल नहीं रहा है, तो पहले वो उसमें वही चेक करेंगे कि इसका परवेजिवनेस क्या है। ठीक है, परवेजिवनेस तो अगर हाई है तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर। अगर लो है तो क्वालिफाइड। तो ऑडिटर ओवरऑल 5 ओपिनियन देता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लीन है तो अनक्वालिफाइड और अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर क्लीन नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। अब मॉडिफाइड ओपिनियन में 2 ब्रांच खुल जाता है, एक है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाया है, एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया है। तो ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन कर पाया है उसमें पहले ये चेक करेंगे कि उसमें क्या मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पहले तो ऑडिट एविडेंस मिल गया है मुझे, अब देखना पड़ेगा ऑडिट मेटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है उसमें है। अगर है फिर चेक करेंगे कि उसका परवेजिवनेस। अगर परवेजिव हुआ तो एडवर्स ओपिनियन। अगर यही ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एमएमएस इज देयर, चेक परवेजिवनेस। अगर नो हुआ तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो इसका एक दो हो गया। अब इसका क्या है, ये क्या है कि ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाया है। उस हिसाब से ऑडिटर को फिर से परवेजिवनेस चेक करना पड़ेगा। अगर वो परवेजिव हुआ तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर। अगर परवेजिव नहीं है तो मॉडिफाइड। अब परवेजिव इतना बार बोल चुका हूँ, सबको लेकर सर परवेजिव तो बोल दीजिए ना, परवेजिव क्या होता है? परवेजिव डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब कितना फैला हुआ है, वही मैं जो बोल रहा था आसान भाषा में, 3 इडियट्स का जो आसान भाषा होता है, अप डाउन, वही आसान भाषा में मेटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में मिल चुका है वो कितना फैला हुआ है, मतलब इफेक्ट ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका डेफिनेशन में अगर जाए वर्ड टू वर्ड, क्या बोलते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर जजमेंट। ये मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना फैला हुआ है वो तो एक ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट से ही बोलेगा ना, कि हाँ ये तो बहुत दिक्कत दे सकता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत बना देगा। ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, इतना मिसस्टेटमेंट है इसमें, पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, पूरा ही गलत। और एक में है कि चलो 10-15 हज़ार का ही तो डिफरेंस है, कोई बात नहीं, मेटेरियली है नहीं, वो मेटेरियली नहीं है। तो परवेजिव, the term pervasive describe effect of material misstatement in the financial statement. It depends on auditor's judgment. It is pervasive. Material misstatement is pervasive if it is not confined to a specific item. अगर confined नहीं है, confined मतलब बस उसी एक आइटम को लेकर है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का तो आइटम कितना हुआ है आपको पता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स वो तो आप सबको पता होगा, अकाउंट्स में सब लिखा रहता है, बैलेंस शीट आइटम्स, पीएल आइटम्स। तो उस हिसाब से इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक आइटम, फिर तो ये परवेसिव है। उसके साथ साथ if it is not confined to a specific item, if it is confined to a specific item and the portion is a substantial portion, still pervasive. Disclosure fundamental to the user's understanding, ये भी परवेसिव मेजर करने में आता है। नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। ऑडिट क्या है? ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट, ऑडिट डेफिनेशन का एनालिसिस कर लिया। ऑडिट क्यों है, ऑडिट इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ लिया। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते मिसस्टेटमेंट पढ़ा, उसमें मिसस्टेटमेंट क्या है वो देख लिया। मिसस्टेटमेंट, एरर, फ्रॉड वो देख लिया। मिसस्टेटमेंट मेटेरियल है कि नहीं वो देख लिया। एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है वो देख लिया। सेकेंड, अब लास्ट, परवेजिव ये वर्ड अभी बस ऊपर ऊपर से सब एक बार समझ लो। सेल्फ स्टडी तो आफ्टर क्लास पहले तो किसी का लेक्चर ले लो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, मेरा वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज़ मैं बुक्स पढ़ के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे सामने बुक्स रखा हुआ है, पूरा तो मैं रट्टा लगा के नहीं बैठूंगा, या फिर वीडियो बनाते बनाते पॉज करके फिर से रिपीट करके रट्टा लगा के फिर आपको बताऊंगा। नहीं, मैं जैसे कर रहा हूँ आपको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक टॉपिक लिख दीजिए, चैप्टर 1 में कितना कितना क्या क्या टॉपिक है, पहले वो टॉपिक रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये अगर फर्स्ट रिवीजन है तो पहले टॉपिक रिवाइज कीजिए। सेकेंड, वो टॉपिक के साथ मतलब फर्स्ट रिवीजन में ही वो टॉपिक के साथ को क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। मैं पहले टॉपिक रिवाइज करूंगा आज, और कल एक वीडियो डालने वाला हूँ रेस्ट ऑफ द चैप्टर 1। थर्ड डे पे चैप्टर 1 का जो जितना भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। ऑडिट करने के लिए कुछ तो कंडीशन होना चाहिए। एक ऑडिटर ईवी कोई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। In order to establish whether precondition for an audit is present, the auditor shall. In order to establish whether the precondition of an audit is present, the auditor shall. Auditor क्या करेगा? क्या देखेगा कि ऑडिट प्रीकंडीशन ऑफ एन ऑडिट है कि नहीं है। Determine whether the financial reporting framework is acceptable. एफआरएफ जो है क्या वो एक्सेप्टेबल है। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। सेकेंड, obtain agreement of management that it acknowledges and understand its responsibility for what? Responsibility for the preparation and presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework। वही चीज कि मैनेजमेंट एग्री करता है, मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट चाहिए जिसमें मैनेजमेंट बोलेगा कि वो एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज and understand its responsibilities for the preparation and presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework, and for the design, implementation and maintenance of internal control as the management considered necessary, and to provide the auditor with इसके बाद मैंने जो तीनों लाइन है वो याद रखना पड़ेगा। एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom the auditor determined it necessary to obtain audit evidence। and the first क्या था? access to all information such as record, documentation and other matters. Second, additional information that the auditor may requested from management for the purpose of audit of the financial statement। तो precondition of an audit का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑडिटर ये चेक करेगा कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सेकंड ये चेक करेगा, ऑडिटर के साथ एक एग्रीमेंट होगा दैट इट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर
वन बाय वन जो जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम लोग बताएंगे। क्या मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, design implementation and maintenance of internal control as the management considered necessary, that provide the auditor with all the access to the all information, additional information as requested by auditor to the management, unnecessary access to the person within the entity। हो गया प्रीकंडीशन ऑफ एन ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब जो इंटरनल कंट्रोल हम लोग बात कर रहे थे जिसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्री कंडीशन में पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो इंटरनल कंट्रोल है क्या? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया गया है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है, एंड देन वो प्रोसेस मेंटेन किया जा रहा है बाय TCWG, दोज चार्जेस गवर्नेंस management and other personnel, to provide a reasonable assurance that reliability of financial reporting, to provide reasonable assurance with regards to FROAL, short form FROAL, FR, reliability of financial reporting, O for efficiency and effectiveness of operation, A for safeguarding of asset, and L for compliance with applicable law and regulation। तो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल द प्रोसेस डिजाइन implemented and maintained by TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance with regards to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of asset, compliance with applicable law and regulation। तो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन भी हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट का जो बात कर रहा था वही प्रोफेशनल जजमेंट, इसका भी तो कुछ अच्छे से डेफिनेशन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आता है इससे से। जजमेंट का डेफिनेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन of relevant training, knowledge and experience in making informed decision about the course of action, that are appropriate in the circumstances of audit engagement। प्रोफेशनल जजमेंट फिर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये जो तीन है, ट्रेनिंग है और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इसको अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्यों? in order to make informed decision, in order to make informed decision for what? About the course of action that are appropriate in the circumstances, of the audit engagement। Professional judgment is essential to the proper conduct of audit। Professional judgment is essential to the proper conduct of an audit। इसके बाद एक टॉपिक मैं अभी डिस्कस करूंगा, फ्रेमवर्क टू कंडक्ट एन ऑडिट। ऑडिट का फ्रेमवर्क क्या होता है? ऑडिट में क्या होता है? पहले तो ऑडिट का एंगेजमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्लाइंट के पास, क्लाइंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है ऑडिट के लिए, फिर ऑडिटर प्लानिंग करता है, मेटेरियलिटी चेक करता है, मेटेरियल चेक करने के बाद रिस्क एसेस करता है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। रिस्क असेसमेंट होने के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब
रिस्क तो मैंने एसेस कर लिया, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स भी तो करना है ना, तो उससे रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क ये भी बोल सकते हैं, या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं इसमें, एंड देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे आते हैं एंड ओपिनियन देते हैं, एंड और रिपोर्ट भी साइन करते हैं ऑडिटर। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, फ्रेमवर्क टू कंडक्ट ऑडिट। रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये एक छोटा टॉपिक मैं अभी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। रिस्क असेसमेंट इज डन टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क असेसमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? इज डन टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ROMM मतलब रोमम बोला जाता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज डन इज परफॉर्म्ड to assess the risk of material misstatement. Risk of material misstatement is defined as the risk that the material misstatement are that the financial statement are materially misstated prior to audit. Risk of material misstatement defined as risk of material misstatement is defined as the risk that the financial statement are materially misstated prior to audit. ऑडिट करने से पहले वही फिनेंशियल स्टेटमेंट मेटेरियली मिसस्टेटेड है, वही है रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर यूज्ड, ये क्यों होता है? टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। फिर से एक बार पढ़ते हैं जो अभी पढ़ा। रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट इज डन, रिस्क असेसमेंट क्यों होता है? रिस्क असेसमेंट इज डन टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज डिफाइंड एज द रिस्क that the financial statement are materially misstated prior to audit. Risk assessment procedure are used to obtain an understanding of the entity and its environment, including the internal control. In order to assess the risk of material misstatement, determine the nature, time, and extent of further audit procedure. After risk assessment procedure, the auditor can assess the level of ROMM. After risk assessment procedure, the auditor can assess the level of ROMM, मतलब risk of material misstatement. Once the ROMM is assessed, we can decide nature, extent and timing of further audit procedure. तो पहले हम लोग रिस्क एसेस करते हैं, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क एसेस करते हैं कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है। वो रिस्क एसेस करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो मिला है, उसके बाद हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। रिस्क एसेस करने के बाद रिस्पॉन्स भी तो देना है, रिस्क है तो रिस्पॉन्स भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। फर्स्ट डे मीनिंग ऑफ ऑडिट हुआ, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड, misstatement when we consider a misstatement as material misstatement, meaning of applicable financial reporting framework, meaning of pervasive, then type of opinion, precondition of an audit, definition of internal control, professional judgment, and framework of conduct and audit, and then risk assessment procedures. चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक टॉपिक का। ये जो चैप्टर 1 में जितना भी टॉपिक है इस सब को लेकर एक एक चैप्टर है जो बाद में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।